नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। विनेश फोगाट ने कुश्ती से लिया संन्यास। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मां कुश्ती मुझसे जीत गई, मैं हार गई, आपका सपना मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। पेरिस ओलंपिक में इतिहास बनाने में सिर्फ एक कदम दूर नीरज चोपड़ा, लगातार दूसरी बार गोल्ड पर रहेगी नजर। वहीं कांस्य पदक के लिए भारतीय हॉकी टीम का स्पेन से है मुकाबला। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में की उल्लेखनीय प्रगति, शिक्षा को बताया सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण का माध्यम। लोकसभा में आज पेश होंगे वक्फ से जुड़े 2 बिल। 1955 में बने वक्फ कानून में 40 से अधिक संशोधनों का प्रस्ताव। विपक्ष की मांग, संसद की स्थायी समिति को भेजा जाए बिल। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने आज श्रीनगर पहुंचेगी चुनाव आयोग की टीम। राजनीतिक दलों के साथ ही होगी बैठक। सुप्रीम कोर्ट की ओर से चुनाव के लिए 30 सितंबर तक की डेडलाइन। मौद्रिक नीति समिति में लिए गए फैसलों की घोषणा आज। नीतिगत दरों में बदलाव होंगे या नहीं, आज उठेगा पर्दा। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस के अगुवाई में होगा अंतरिम सरकार का गठन। बांग्लादेश में हिंसा का दौर अब भी जारी। और खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि है भारतीय रेसलर विनेश फोगाट से जुड़ी हुई, जिन्होंने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संन्यास लेने की घोषणा की है। विनेश फोगाट ने एक्स पर कहा कि मां कुश्ती मुझसे जीत गई है और मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब, अलविदा कुश्ती। 2001 से 2024 आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, मुआफी। ये ट्वीट विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। और वहीं विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन फाइनल मुकाबले के दिन सुबह उनका वजन 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा निकला। इसकी वजह से विनेश को इवेंट से ही अयोग्य घोषित कर दिया गया था। विनेश ने क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की पहलवान को 7-5 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। वहीं सेमीफाइनल की जंग में विनेश ने क्यूबा की लोपेज गुज़मान को 5-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया, जिसमें पेरिस ओलंपिक में भारत का एक और पदक पक्का हो गया था। विनेश फोगाट पहली भारतीय महिला पहलवान थी जो फाइनल में पहुंची थी। विनेश 3 ओलंपिक में भारत की तरफ से हिस्सा ले चुकी हैं। विनेश फोगाट ने अपने डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में अपील की है। इस मुद्दे पर सीएस आज अपना फैसला सुना सकती है। विनेश ने संयुक्त रूप से ओलंपिक में रजत पदक दिए जाने की मांग की है और इससे पहले भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय कुश्ती संघ ने भी इस मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज करवाया था। आपको बताएं कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। इसका काम खेल से जुड़े सभी कानूनी विवादों का निपटारा है। तो विनेश ने अपील दायर की है और ये अपील है कि उन्हें सिल्वर मेडल दिया जाए और सीएस में ये अपील दायर की है, लेकिन एक बहुत अपूर्णीय क्षति रहेगी जिस तरह से अब विनेश ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगर हम बात करें पूरे रेसलिंग जगत को लेकर। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा से जुड़ी हुई। पेरिस ओलंपिक में आज भारत के लिए आज अहम दिन है और आज के मुकाबलों का अगर जिक्र करें तो नीरज चोपड़ा पर सबकी निगाहें रहेंगी। भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा देर रात ओलंपिक में लगातार दूसरे स्वर्ण पदक के लिए उतरेंगे। नीरज ने क्वालिफिकेशन में दमदार प्रदर्शन किया था और पहले ही प्रयास में 89.34 मीटर का थ्रो कर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज कोलंबस के
यवेस डू मेनोयर स्टेडियम में कांस्य पदक के लिए स्पेन से भिड़ने वाली है। भारत लगातार दूसरी बार कांस्य पदक के लिए मुकाबला खेलेगा। हॉकी रैंकिंग में 5वें स्थान पर काबिज भारत को मंगलवार को सेमीफाइनल में दुनिया के दूसरे नंबर की टीम जर्मनी से 2-3 का हार के बाद इसका सामना करना पड़ा, यानी 2-3 से वो हार गई टीम। और इन्हीं तमाम जो पेरिस ओलंपिक से जुड़ी बड़ी खबरें हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद है और अपूर्णीय क्षति रहेगी, ख़ास तौर पर पूरे रेसलिंग जगत के लिए, जिस तरह से विनेश फोगाट ने बहुत ही मार्मिक तरीके से ट्विटर पर अपने संन्यास की घोषणा की है। कहीं ना कहीं मन टूटा हुआ, दिल टूटा हुआ। जी हाँ, जाहिर तौर पर इसमें असल कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह का उनका एक शानदार करियर रहा है, जिस तरह से उन्होंने हर प्रतियोगिता में अपने आप को सामने रखा है, और खासतौर से अगर इस पेरिस ओलंपिक की बात की जाए तो जिस तरह का परफॉर्मेंस वो लेकर के सामने आई थी, उन्होंने पहले दौर में जापान की पहलवान को हराया, उसके बाद में देखा किस तरह से उन्होंने यूक्रेन की जो पहलवान है उनको चित किया। और गौरव, आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच रही, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, गौरव के पास हम नया सवेरा में भी इसी बड़ी खबर पर अहम तौर पर चर्चा करेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं संसद से जुड़ी हुई। तो लोकसभा में आज 2 विधेयक पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध है और सदन में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 पेश किया जाएगा। दोनों ही विधेयक केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पेश करेंगे। इसके साथ ही सदन में 2 विधेयक विचार और पारित के लिए पेश होंगे और ये विधेयक हैं भारतीय वायुयान विधेयक 2024 और गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024 और इसके साथ विभिन्न विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाने हैं। राज्यसभा की अगर बात की जाए तो उच्च सदन में 1 विधेयक वापस लिए जाने और 2 विधेयक विचार और लौटाए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल हैं। राज्यसभा में वक्फ संपत्ति अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली विधेयक 2024 वापस लिया जाएगा और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर विनियोग संख्या 3 और 2 विधेयक 2024 विचार के लिए इसके बाद लौटाए जाएंगे। इसके साथ विभिन्न विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम सवाल पूछे जाने हैं। वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में संशोधन के लिए एक विधेयक आज अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा लोकसभा में पेश किया जाएगा। पुराने वक्फ कानूनों में बदलाव के लिए सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आ रही है, जिसमें 40 से अधिक संशोधनों का प्रस्ताव है, लेकिन इस बिल को लेकर पहले ही विवाद खड़ा हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाएं और AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। वक्फ अधिनियम पहली बार 1954 में बना और 1995 में वक्फ एक्ट में संशोधन का जो सवाल है वो ये है कि वक्फ बोर्ड में सुधार की आखिर ज़रूरत क्यों है। यानी वक्फ का मतलब है कि इस्लामी कानून के तहत धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित संपत्ति। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश में करीबन 9 लाख एकड़ से ज़्यादा 8 लाख से ज़्यादा जो संपत्तियां हैं वो वक्फ बोर्ड के पास इस समय नियंत्रण में है और वक्फ की मौजूदा संपत्तियों की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। सेना और रेलवे के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है वक्फ बोर्ड, लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि संपत्ति वक्फ घोषित होने पर हमेशा के लिए उस पर वक्फ का ही अधिकार हो जाता है, जबकि तुर्की, मिस्र और जॉर्डन जैसे जो तमाम इस्लामी देश हैं वहाँ वक्फ बोर्ड जैसा कोई संस्थान ही नहीं है। और तो और अगर किसी को वक्फ से जुड़े मामले में कोई अपील करनी हो तो उसके लिए वक्फ का ही यानी वक्फ बोर्ड से जुड़ा ही ट्राइब्यूनल है और वो अदालत नहीं जा सकता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यूजीलैंड के दौरे पर आज वेलिंगटन कन्वेंशन सेंटर में न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन के दौरान शिक्षा के उद्देश्य को उजागर करते हुए कहा कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति और उन्नति की आधारशिला है। Education is not just an individual endeavor, but also a
vehicle for social change and nation building. Education should be creative and touch all aspects of people's life, be it economic, intellectual, artist, economic, social, or spiritual. Education enables society to create leaders, thinkers, guides, protectors, and keepers of the conscience of society. Education is the cornerstone of a nation's progress and advancement. राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में ज्ञान एक आंतरिक खोज रही है और भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। Knowledge has always been the highest purpose of life in India. From our timeless scriptures of life, the Vedas, Upanishads, and the Buddhist Tripitaka, to the rich Sangam literature and the ancient centers of learning like Nalanda and Takshashila, knowledge has been an eternal pursuit in India. इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन पहुंची, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया और रॉयल गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड के समृद्ध हंगी परंपरा, माओरी स्वागत और हाका प्रदर्शन की गवाह बनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल डेम सिंडी कीरो से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर चर्चा की है और साथ ही दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को सराहा है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तैयारियों की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग का प्रतिनिधिमंडल आज जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाला है। चुनाव आयोग का चुनाव से जुड़े तमाम हितधारकों के साथ बातचीत करने का भी कार्यक्रम है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार। आइए देखते हैं। वेलकम टू कश्मीर। कश्मीर सबको निमंत्रण दे रहा है लोकतंत्र के उस महापर्व में शामिल होने का, जब अब से करीब 2014 के अंत में चुनाव हुए थे विधानसभा के, और इन विधानसभा चुनावों के बाद 2019 में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद पहली बार विधानसभा चुनावों का जो ऐलान है उसकी अंतिम तैयारियों का दौर चल रहा है। चुनाव आयोग की टीम यहाँ पर 8 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में रहेगी और इसमें वो यहाँ के सभी स्टेक होल्डर, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो प्रशासक हो, चाहे वो ऐसे लोग हों जो कश्मीर के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भूमिका निभाते हैं, उन सब के साथ बातचीत करेगा और कोशिश करेगा कि एक ऐसी तारीखों का ऐलान किया जाए जिसमें अधिक से अधिक लोग मतदान में भागीदारी कर पाएं, क्योंकि इस भागीदारी को चुनाव आयोग ने देखा है लोकसभा चुनावों के दौरान, जब लोग घरों से निकले और कश्मीर और जम्मू के लोकतंत्र को मजबूत बनाया एक हैवी टर्नआउट के जरिए। तो देखते हैं कि इन तैयारियों के माध्यम से चुनाव आयोग कब तक चुनावों का ऐलान करता है, लेकिन अपने इस 2 दिन के दौरे में वो इस बात को जरूर सुनिश्चित करेगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए जो कुछ जरूरी कदम हैं वो उठाए जाएं। कैमरामैन जगमोहन के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, श्रीनगर। और अब बात आरबीआई पॉलिसी से जुड़ी हुई। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करने वाले हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी की 3 दिवसीय द्विमासिक नीति बैठक 6 अगस्त से मुंबई में चल रही है। बैंक ने फरवरी 2023 के बाद होने वाली पिछली 8 नीति समीक्षाओं में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया, उसे अपरिवर्तित रखा गया था। 28वें दिल्ली पुस्तक मेले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव सी सेंथिल राजन ने प्रकाशन विभाग के स्टॉल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने योजना क्लासिक पत्रिका और इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का भी लोकार्पण किया। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की एक खास रिपोर्ट।
ये है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग का स्टॉल, जो दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 28वें दिल्ली पुस्तक मेले में हर पुस्तक प्रेमी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बुधवार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव सी सेंथिल राजन ने इस स्टॉल का उद्घाटन किया। इस दौरान संयुक्त सचिव ने योजना क्लासिक, कला, संस्कृति एवं विरासत पत्रिका और इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रकाशन विभाग की अपर महानिदेशक शुभा गुप्ता भी मौजूद थी। पब्लिकेशंस डिवीज़न की बहुत सारी किताबें जो कि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, आर्ट, कल्चर और उनकी लेगेसी से रिलेटेड है इंडिया की, उसमें बहुत सारी किताबें हैं जो कि हमारा एक स्पेशल पूरा सेक्शन है इस चीज़ के ऊपर। और साथ ही बहुत सारे जर्नल्स हैं जो कि ना सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए बट अदरवाइज़ भी जो साहित्य से रिलेटेड हैं, या बच्चों के लिए बाल भारती और यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए जैसे योजना, कुरुक्षेत्र, इस तरह की कई सारे जर्नल्स हैं। काफ़ी डिस्काउंट्स वगैरह भी चलते हैं इस दौरान, और मैं चाहूँगी कि जो रीडर्स हैं वो भारी नंबर्स में इस बुक फेयर में आएँ। पुस्तक मेले में प्रकाशन विभाग कला, इतिहास, संस्कृति, मशहूर लोगों की जीवनी, बाल साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर पुस्तकें प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के चुनिंदा भाषणों के संग्रह भी देखने को मिल रहे हैं। योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल, रोजगार समाचार समेत पुस्तकों और पत्रिकाओं के विविध संग्रहों को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, विभिन्न व्यक्तित्वों की जीवनियां और भारतीय संस्कृति पर अनेक पुस्तकें शामिल हैं। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। खबर मध्य प्रदेश के भोपाल एम्स से, जहां अब हार्ट और लंग्स का भी ट्रांसप्लांट हो पाएगा। इस सुविधा के बाद अब मरीजों को दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। देखिए भोपाल से हमारे संवाददाता आशीष मंगल सोनी की ये रिपोर्ट। एम्स भोपाल को मिली हृदय और फेफड़ा प्रत्यारोपण की मंजूरी। हार्ट और लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए नहीं जाना होगा बाहर। हार्ट और लंग्स ट्रांसप्लांट की सुविधा वाला सेंट्रल इंडिया का पहला सरकारी अस्पताल बना भोपाल एम्स। मध्य प्रदेश के किसी भी अस्पताल में ऐसी सुविधा नहीं है। भोपाल एम्स में पहले से ही है किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा। 10 लाख से अधिक हो गई है ओपीडी मरीजों की संख्या। भोपाल एम्स में ओपीडी मरीजों की संख्या 178% बढ़ी। एम्स भोपाल ने वन स्टेट वन हेल्थ की दिशा में तैयार की रूपरेखा। वन स्टेट वन हेल्थ के तहत एम्स भोपाल एसओपी तैयार कर रहा है ताकि प्रदेश भर के अस्पताल में एम्स के स्तर का इलाज मिल सके, ऐसी कोशिश की जा रही है। साथ ही 2022 से यदि तुलना करें तो एम्स भोपाल में तकरीबन 10,50,000 ओपीडी आई हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में एम्स के कामकाज को लेकर जिस तरह से चर्चा की जा रही है, भोपाल सांसद ने भी खास तौर पर एम्स में सुविधाएं बढ़ाने का जिक्र किया है। मध्य प्रदेश सरकार अस्पतालों में इलाज के लिए तरह तरह की आधुनिक सुविधाओं में इजाफा कर रही है। प्रदेश के सरकारी और निजी अस्पतालों में किडनी, बोन मैरो और लिवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, लेकिन हार्ट और लंग्स के दान के लिए डेड बॉडी को दिल्ली जैसे राज्यों में भेजा जाता था और कई बार दूरी ज्यादा होने की वजह से ये अंग उपयोग में नहीं आ पाते थे। हालांकि अब ये समस्या खत्म होने की कगार पर है। भोपाल एम्स के निदेशक डॉक्टर अजय सिंह ने बताया है कि अब मध्य प्रदेश के जरूरतमंद मरीजों का एम्स भोपाल में हार्ट और लंग्स का ट्रांसप्लांट हो सकेगा। शीघ्र ही हम लोग हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट को अब हम यहाँ शुरुआत कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर क्लिनिक, एडोलेसेंट क्लिनिक, सेंट्रलाइज सेक्सुअल हेल्थ एंड इनफर्टिलिटी क्लिनिक, ये कुछ ऐसी क्लिनिक्स हैं जो अधिकतर एम्स में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये रेगुलर चल रही हैं। एम्स भोपाल में पहले ही किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया जा रहा है। अब यहाँ लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधा भी शुरू होने वाली है। इतना ही नहीं, अस्पताल ने 60 करोड़ रुपए की लागत से रोबोटिक सर्जरी के लिए आधुनिक रोबोट भी खरीदे हैं। भोपाल में एम्स खुलने से आसपास के जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार हुआ है। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत एम्स भोपाल में लाभार्थियों की संख्या तकरीबन 250% बढ़ी है। इसके साथ ही
हृदय और फेफड़ों के ट्रांसप्लांट को लेकर भी एम्स तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि 60 करोड़ की लागत से 2 रोबोट खरीदे जा रहे हैं ताकि जटिल ऑपरेशन में डॉक्टर्स की मदद हो सके। कैमरा पर्सन कुमार गौरव के साथ आशीष कुमार सोनी, डीडी न्यूज़, भोपाल। और अब बात पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां आज अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण होना है। नोबेल पुरस्कार विजेता और प्रख्यात अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार शपथ लेगी। देश की सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने कहा कि सरकार में 15 सदस्यों की सलाहकार परिषद होगी। बांग्लादेश के लिए रवाना होने से पहले पेरिस हवाई अड्डे पर यूनुस ने कहा कि सरकार के प्रमुख के तौर पर उनकी प्राथमिकता देश में सामान्य स्थिति कायम करने पर रहेगी। देश में स्थिति सामान्य हो और सभी पीड़ितों को न्याय मिले, इसके लिए वो पहले दिन से प्रयास करते रहेंगे। बांग्लादेश की राजनीतिक उथल-पुथल से काफ़ी लोगों में भय का माहौल है। ऐसे में बांग्लादेश के छात्र छात्राएं जो भारत के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनके लिए और वहाँ से जो पास आउट कर चुके हैं, विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। व्यवस्थाओं को लेकर हमारे सहयोगी हरीश बहादुर सिंह गौतम की देखिए ये खास रिपोर्ट। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है उसका असर बाकी और जो आसपास के देश हैं उन पर तो पड़ ही रहा है, भारत पर खास पड़ा है। और चूंकि छात्र आंदोलन से प्रेरित था और बांग्लादेश के बहुत से छात्र काशी यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, यहाँ के छात्रावासों में रहते हैं। चूंकि ऐसी घटना घटी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने एक निर्णय लिया बांग्लादेश के छात्रों के बारे में, उसके बारे में हम बात करेंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर SP सिंह जी से। सिंह साहब, ये क्या व्यवस्था आप लोगों ने जो बांग्लादेश के छात्र हैं उनको दिया? घटना की गंभीरता और स्थिति गंभीरता देखते हुए तात्कालिक रूप से जो छात्र यहाँ नियमित हैं, छात्र छात्राएं, उनको तो कोई परेशानी है नहीं, उनका ध्यान रखा जा रहा है। परेशानी उन छात्र छात्राओं के साथ थी जो पास कर चुके हैं डिग्री कोर्स। ऐसे छात्र लगभग 42 हैं और 23 छात्राएं हैं। इन सबको आगामी स्थिति सुधरने तक विश्वविद्यालय ने इनकी पूरी व्यवस्था और इनको रहने की अनुमति दी है। बांग्लादेश के छात्र हमारे साथ हैं। ये न्यू इंटरनेशनल बॉयज़ हॉस्टल है। यहाँ पे आपको किस तरह की सुविधाएं दी गई है? बीएचयू में तो मेरे तो बहुत सुविधा दे। हम लोग कंट्री का जो हालत है वो फ़िलहाल बहुत ख़राब है, तो इसीलिए जो बीएचयू प्रशासन है वो लोग हम लोग को हॉस्टल में रहने का जो परमिशन है, मेरे साथ साथ मेरा जितना भी मास्टर्स का प्लस यूजी का जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट्स था, सबका यहाँ पर रहने का जो परमिशन है उसको एक्सटेंड किया है। आई नीड टू थैंक यू एक्चुअली, क्योंकि हम लोग एक्चुअली घर से बहुत दूर है, हम लोग डरे हुए हैं, हम लोग अपने घर को लेके टेंस्ड है। तो ये समय जब यहाँ के लोगों का, टीचर्स का, स्टाफ्स का कोऑपरेशन जब मिलता है, ये बहुत मायने रखते हैं। बांग्लादेश में आए क्राइसिस को देखते हुए जो यहाँ की छात्राएं हैं, छात्र हैं, जिन्होंने अनुभव किया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, उस गुरुकुल परंपरा को वो दिखाई दे रहा है इस आधुनिक युग में भी। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हरीश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। और आज स्वतंत्रता संग्राम के बेहद अहम पड़ाव भारत छोड़ो आंदोलन की 82वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। और आप देखिए भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ तत्काल स्वतंत्रता की मांग देश भर में गूंज उठी और महात्मा गांधी के करो या मरो के नारे के साथ सविनय अवज्ञा की लहर देश के कोने कोने में फैल गई। भारत छोड़ो आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। पिछले आंदोलनों के उलट ये एक व्यापक जन विद्रोह था, जिसमें छात्रों, किसानों, महिलाओं और बच्चों समेत समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया और इसने किसी भी कीमत पर आजादी हासिल करने के लिए भारतीयों के संकल्प की दृढ़ता को दिखाया। स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां आज स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं, जो देश की युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जागरूक करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। इसके साथ ही विशेष ब्रेल पुस्तकों के जरिए दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में अब जानना आसान है। The word quit India in itself speaks volumes. People of India wanted freedom and Swaraj at no cost.
Nobody bothered about losing their lives. The only thing that motivated them was, we will all join together and make our country free from the British yoke. Children of the age group of 8 and 20, they came out and they didn't care for their lives. What is important is how the common women came forward. Across our country, women who were in different age group, 15, 16, they all came out and they were part of the entire movement. The movement spearheaded not only in the country,